अच्छा, तो प्रीवियसली हम डिस्कस ये कर रहे थे, हम लोग ये कर रहे थे कि जो आज तक की आपकी मिसकंसेप्शन है कि जो आपका प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के ऊपर डायरेक्टली टैक्स लगा देते होते हैं आप, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद फिर आप उनको रिपोर्ट करेंगे एफबीआर को कि भाई इतना मेरा प्रॉफिट आया है। एफबीआर वाले आपके प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करेंगे और ये देखेंगे कि आपने पैसा कितना कमाया है, कैश कितना कमाया है, और फिर कहेंगे कि भाई उसका 30% या उसका 40% आप हमें टैक्स के तौर पे पे कर दें। तो आज तक की जो आपकी नॉलेज वो ये कहती है कि प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, लेकिन प्रॉफिट की एडजस्टमेंट होती है, टैक्सेबल इनकम निकाली जाती है जो कि बेसिकली कैश को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और उसके ऊपर फिर टैक्स आपसे मांगा जाता है। जी हमजा बाबा। सर ये जो आपने निकाली है, टैक्सेबल इनकम निकाली है, जी जी। इसका ये भी हो सकता है कि हम लोग कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकाल लें कंपनी का या बिजनेस का, वो देखिए सेम चीज है या फिर ये थोड़ी डिफरेंट है? ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अभी एक चीज जो, क्योंकि टाइम जरा मेरे पास थोड़ा सा, क्योंकि होता कम है, 1.5 घंटा है और हमने तो इम्पेयरमेंट डिस्कस करनी थी। अगर देखेंगे टाइम मिला तो फिर मैं आपको इसकी बेसिक्स जो है ना, ये कैसे कैलकुलेट होता है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो भी मैं आपको सिखा दूं। लेकिन अभी ओके इसमें सर। हम जिस तरीके से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, हमारा कैलकुलेट करने का तरीका, हमारे रेट्स, हमारा मेथड, और टैक्स वालों के रेट्स, टैक्स वालों के डिप्रिसिएशन मेथड्स डिफरेंट हैं। तो अब ओके सर। अगर टैक्स में भी, डिप्रिसिएशन में भी कोई चेंज आ रही हुई तो ऑब्वियसली यस फिर सर। मेरा प्रॉफिट और उनका प्रॉफिट सेम नहीं आएगा। यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब हम चलते हैं कि ये डिफर्ड कैसे है, और इसको हम डिफर्ड जो है वो हम कहते हैं क्यों और कैसे कहते हैं। तो हमने ये देख लिया कि मेरा और जो एफबीआर का प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा जो प्रॉफिट था वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहलाता है, और एफबीआर का जो मेथड है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और एफबीआर का जो प्रॉफिट है उसको हमने देखा कि वो टैक्सेबल इनकम कहलाती है। हमारा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और एफबीआर का प्रॉफिट जो है वो कहलाता है टैक्सेबल इनकम, और दोनों की कैलकुलेशन। सर आप ये स्लाइड्स शेयर कर देंगे? जी जी, स्लाइड शेयर करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। वो आज ही इंशाल्लाह वो इन्वेंट्री वाले जो लेक्चर्स थे वो भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे। ठीक और है सर, जो थैंक यू सो मच। एक बंदे ने वो भी जो पुराना वो IS-23 वाला जो हमारा लेक्चर था वो भी उन्होंने मांगा हुआ है। तो वो एक सेशन रिकॉर्ड हुआ था, एक सेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ था। जो सेशन रिकॉर्ड हुआ है वो भी इंशाल्लाह आज ही आपके साथ शेयर हो जाएगा। ना हुआ तो मुझे बस शाम तक, रात तक मुझे ना 9 बजे मुझे याद दिला दीजिएगा अगर मैंने ना किया तो।
तो मैं फिर आपके ठीक साथ है सर, chat में वो शेयर कर लूंगा वो भी, ठीक है। ठीक है सर, ठीक हो गया, सर ठीक वो हो गया गूगल सर। क्लासरूम बना ले, उसी में भेज दिया करें, क्योंकि उसमें हाँ, फिर सब गूगल क्लासरूम मैंने बना लिया है, बना हुआ है, तो कोड मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, तो आप उसमें से फिर ये है कि डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी आपका दिल किया, ठीक है। सही है सर। हाँ। अच्छा, अब आते हैं कि ये डिफर्ड टैक्स को डिफर्ड टैक्स हम क्यों कह रहे हैं। मसलन अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जो एफबीआर है, एफबीआर अनअर्न्ड इनकम को इनकम निकलेगा। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, एफबीआर अच्छा जी, अब कुछ ठीक हुई है कि नहीं हुई है? यस सर ठीक है। अच्छा अच्छा, अब हमने डिस्कस ये किया कि एफबीआर जो है वो ट्रीट करता है हमारी अनअर्न्ड इनकम को एज इनकम, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को एज एन प्रीपेड एक्सपेंसेस को एज एक्सपेंसेस, बजाय उनको एसेट के तौर पे ट्रीट करने के एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट किया जाता है। अब क्योंकि अनअर्न्ड इनकम भी एक पीरियड को तो इफेक्ट नहीं करती, बल्कि वो तो मल्टीपल पीरियड्स को इफेक्ट करती है, तो हम उसको सपोज 5 लाख रुपए आपने वसूल किए, और 5 लाख रुपए जो है वो 5 पीरियड्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसका मतलब है कि आप एक चीज जो कि आपको 5 लाख रुपए वसूल हुई है, 5 सालों तक इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और एफबीआर वाले कह रहे हैं कि नहीं, आप उसको इसी साल प्रॉफिट के तौर पे रिकॉर्ड कर लें, इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लें। तो मेरा और एफबीआर का जो प्रॉफिट है वो तो 5 सालों तक डिफरेंट आता रहेगा, और फिलहाल क्या होगा कि इनकम मैंने क्योंकि बहुत ज्यादा रिकॉर्ड कर ली, 5 लाख इकट्ठी ही इनकम रिकॉर्ड कर ली, इस साल मुझे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, और नेक्स्ट ईयर जब मैं उसको इनकम रिकॉर्ड कर रहा हूंगा तो एफबीआर वाले कहेंगे कि नहीं भाई, ये इनकम नहीं है, ये इनकम आप पहले ही रिकॉर्ड कराए हैं। तो इसका मतलब है नेक्स्ट पीरियड में मेरी इनकम भी कम होगी और मेरा प्रॉफिट भी कम होगा, तो टैक्स भी कम लगेगा। इस पीरियड में टैक्स ज्यादा लग गया, नेक्स्ट में टैक्स कम लगेगा, उससे नेक्स्ट में भी टैक्स कम लगेगा, उससे नेक्स्ट में भी टैक्स कम लगेगा। तो ये जो डिफरेंसेस हैं जो कि मल्टीपल पीरियड्स तक हमारे टैक्सेस को इफेक्ट करते हैं, इन डिफरेंसेस की वजह से डिफरेंसेस की वजह से टैक्स की अमाउंट में डिफरेंस आ जाता है। मेरे और उसके प्रॉफिट में डिफरेंस होगा, तो मेरे और उसके टैक्स में डिफरेंस आ जाएगा, जो सर हमारी ये पॉइंट आप एक्सप्लेन दोबारा कर सकते हैं? जी 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 जी, ये असल में जरा पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो जितनी दफा कहेंगे तो मैं इसको कर दूंगा कि ये जो डिफरेंसेस हैं, अनअर्न्ड इनकम मैं ट्रीट कर रहा हूँ लायबिलिटी के तौर पे, और जो एफबीआर है वो ट्रीट कर रहा है उसको इनकम के तौर पे। एफबीआर के नजदीक फिलहाल इनकम ज्यादा, बाद में इनकम कम। मसलन यूं कर लेते हैं कि अनअर्न्ड इनकम, अच्छा ये है एफबीआर और ये है जी बिजनेस।
अच्छा 2011 में अच्छा 2014, 2013 और इसमें जीरो इनकम ही रहेगी। और हम लोग जो है वो क्योंकि हम स्प्रेड कर लेते होते हैं इनकम को, तो हम 5 साल तक 1-1 लाख रुपया इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। एफबीआर ने एक ही दफा इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया। अब इसका मतलब है कि मैं जब प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूंगा तो मैं 1-1 लाख रुपया ऐड करता रहूंगा। जब भी प्रॉफिट मैं कैलकुलेट कर रहा हूंगा मैंने 1-1 लाख रुपया ऐड करना है, बाकी लाइबिलिटी जी। हाँ जी बाबा हमजा। सर मैंने बस आपसे पूछना ये था कि अब जो एफबीआर है उसने फर्स्ट ईयर में 5 लाख की ना इनकम रिकॉर्ड कर ली है, और हमने फर्स्ट ईयर में जितनी भी रियलाइज हुई सिर्फ उतनी रिकॉर्ड की है जो कि 1 लाख बन रही थी। हाँ जी। तो एफबीआर अब यहाँ पे अब कहना ही चाह रहे हैं कि जो एफबीआर है उसने 2011 में टैक्स फाइल कर दिया हमें 5 लाख का, लेकिन हाँ उसमें जी। से हम 1 लाख का पे करेंगे और बाकी की जो इनकम है उसका हम लोग टैक्स डेफर कर देंगे, ये आप उसका बताना टैक्स चाह रहे हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है कि जो 4 लाख जो रहते हैं, अब नेक्स्ट ईयर वो क्या डेफर होगा। कर देंगे। हाँ नेक्स्ट ईयर अब देखिए मुझे जो इधर नुकसान हो रहा है 2011 में, वो नुकसान मेरा आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होता है। ठीक है, ये जरा माइक यस सर। प्लीज, माइक जो है वो जरा वो, अच्छा तो टैक्स हमारा आहिस्ता आहिस्ता, मोइन आपका सवाल भी बिल्कुल लेता हूं। तो ये जो एक दफा आपको जो हो गया है, बहुत ज्यादा हैवी टैक्स लगा है, नेक्स्ट ईयर ये आपको, नेक्स्ट ईयर्स में ये सारे का सारा टैक्स जो है ये आपको क्योंकि कम लगेगा तो आपका ये हिसाब किताब बैलेंस हो जाएगा। अब ये टैक्स क्या का डिफरेंस है। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा जी, सर आवाज कट रही है। आवाज कट रही नो है। सर। अच्छा अभी ठीक हुई है। यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, तो ये जो टैक्स का डिफरेंस है जो कि तकरीबन 5 सालों तक जो है वो जाएगा, और इस ये एक डिफरेंस है, इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं, ये टैक्स में difference आता है। फिर खराब हो गई सर। नो सर। अभी भी ठीक नहीं है। अब ठीक है। अच्छा, तो ये एक रीजन है। इस तरह की और भी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से बिजनेस और एफबीआर की जो कैलकुलेशंस हैं या जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो सेम नहीं आ रही होती। अब प्रॉफिट से नहीं आएगा, टैक्स की कैलकुलेशन भी सेम नहीं आ रही होगी, तो ये डिफरेंस है सर फिर वही एफबीआर इशू का। है आवाज का। एफबीआर का जो और जो बिजनेस का जो टैक्स का डिफरेंस है, एफबीआर का और टैक्स का जो डिफरेंस है, जो कि इन रीजंस की वजह से डिफरेंट आ रहा है, इसको डेफर्ड टैक्स कहते होते हैं। एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये रीजंस जिनकी बेस पे एफबीआर का और बिजनेस का टैक्स डिफरेंट आ रहा होता है, इस टैक्स के डिफरेंस को हम लोग डेफर्ड टैक्स कहते होते हैं। क्लियर है? सर ये टोटली डिफरेंट आता है या फिर हर साल डिफरेंट बनता है फिर एंड में एक हो जाता है? फाइनली तो जो नेट इम्पैक्ट होगा वो आपका जाके जीरो हो जाएगा। डेफर्ड टैक्स जो होता है ये आपका जाके रिवर्स हो जाता है, और रिवर्स होते 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 जीरो हो जाता है।
पैसा बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता टैक्स की रिकवरी होगी और ओवर 5 ईयर पीरियड जो टैक्स आपने ज्यादा पे किया, जो टैक्स आपने ज्यादा पे किया था वो टैक्स आपको रिकवर हो जाएगा। ठीक है, कुछ आप सवाल कर रहे थे मोइन? मोइन है? चल नहीं सर, वो वैसे ही गलती से हो गया। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन हो या यहाँ तक क्लियर है? सर के ये एफबीआर ने जो अपने पास रिकॉर्ड किया हुआ है सर, क्या ये जरूरी है कि ये 0-0 इनकम जो है ये 5 ईयर तक ही रहेगी? जी जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखिए, जब एक दफा उन्होंने इनकम रिकॉर्ड कर ली और सारी की सारी ही कर ली, अब ये एफबीआर वाले ऐसे कर क्यों रहे हैं? आपके पास पैसे अभी आए हैं, एफबीआर वाले ने पैसा जनरेट करना है और पैसा वसूल करना है। तो जब आपके पास पैसे आ गए तो अब आपसे एफबीआर वाला पैसे मांग भी सकता है। बाद में तो आप बहुत अच्छा एक्सक्यूज कर सकते हैं कि जी उस वक्त पैसे आए थे, अब तो सारे पैसे लग गए हैं, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। इसकी सूरत में सेम वो लोगों ने बात की, क्रेडिट वाली बात होगी और क्रेडिट सेल्स पे पैसा एक मिलियन मिला और प्रॉफिट हो गया। सर आवाज कट रही है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही सही। अच्छा, अभी भी ठीक नहीं आ रही है तो मैं एक मिनट जरा जगह सर अब ठीक हो गई है। अब ठीक हो गई है, जगह ना चेंज करूं? चेक कर लें क्योंकि अंदर ही कटना शुरू हो जाती है और अंदर ही सही हो जाती है। फिर मैं जगह जो है वो चेंज कर लेता हूं। वैसे तो आई वॉज सिटिंग वेरी क्लोज टू द मॉडर्न ठीक है जी। अब कोई ठीक हुई है या अभी भी ठीक नहीं है? कुछ बेटर है सर। अच्छा, सर्विस कुछ आप सवाल पूछ रही थी? सर वो लास्ट लाइन की समझ नहीं आई थी जो आपने बताया था। जो ये डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी बेस पे वो रीजंस जिनकी वजह से हमारा और उनका टैक्स जो है वो सेम नहीं आता, तो उन रीजंस की बेस पे जो टैक्स का डिफरेंस आएगा उस टैक्स के डिफरेंस को डिफर्ड टैक्स कहते हैं। अनअर्न्ड इनकम, डेप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, ये वो चीजें हैं। इसके अलावा भी और भी होती हैं। ये वो रीजंस हैं जिसकी बेस पे आपका और एफबीआर का प्रॉफिट सेम नहीं आ रहा होगा। तो रिजल्टेंटली जो टैक्स की अमाउंट होगी वो भी डिफरेंट आएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये जो डिफरेंसेस हैं ये रिवर्स होना शुरू होते हैं और टैक्स जो है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। इस चीज को डिफर्ड टैक्स कहते हैं। बहुत ही आसान अल्फाज में, बहुत ही आसान अल्फाज में अगर इस बात को समझाया जाए तो वो ये है कि जो हमारी अक्रूवल्स और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से टैक्स का जो डिफरेंस आता है उस टैक्स के डिफरेंस को डिफर्ड टैक्स कहते हैं। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, और ये जो है इसके ऊपर इम्पेयरमेंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है जी, इसके ऊपर जो इम्पेयरमेंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, ये बात हो रही थी कि क्योंकि ये भी डिफर्ड टैक्स एसेट्स भी हो सकते हैं, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी की सूरत भी इख्तियार कर सकती है, तो इनकी इम्पेयरमेंट नहीं हुआ करती। फिर फाइनेंशियल एसेट्स थे, आसान अल्फाज में जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि आपने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए की हुई हैं,
उन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की हुई इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी इम्पेयरमेंट का रूल एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है आपकी कोई जो कि आपने कोई लैंड परचेज किया हुआ है या कुछ इस तरह की चीज है, उसके ऊपर भी ये रूल अप्लाई नहीं होता। और ऐसे एसेट्स जो कि आपने बेचने के लिए जो है वो रखे हुए हैं, उसके ऊपर भी इम्पेयरमेंट का रूल अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है जी यहां तक? सही है। अच्छा, मोइन ने वापस ज्वाइन किया है कि नहीं किया? मोइन, क्या क्वेश्चन था यार आपका? आपने हाथ खड़ा किया हुआ था। सर वो क्वेश्चन ही तो वैसे ही सर गलती से हाथ खड़ा हो। अच्छा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे, जो कि मैंने मारिया से भी कहा था कि हम उस स्लाइड के ऊपर वापस जाएंगे, जो स्लाइड हमने पहले जो है वो सबसे पहले देख ली थी। इम्पेयरमेंट लॉस क्या चीज़ है कि वो लॉस है कि अब ये उन्होंने टेक्निकल अल्फाज में बात की हुई है, मैं आसान अल्फाज में बात करूंगा कि बाद में आप अगर आप ये पढ़ना चाहें और अगर आप ये आपको समझ में ना आए तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं कि जितनी आपने अमाउंट एसेट में इन्वेस्ट की हुई है, अगर सपोज आपने एसेट 10 लाख रुपए का लिया हुआ है, तो आप एटलीस्ट उससे 10 लाख रुपए का फायदा हासिल करना चाहेंगे। अगर आप उससे 10 लाख का फायदा हासिल नहीं कर पा रहे तो वो एसेट आपका इम्पेयर्ड हो गया है। अब आपको उसके ऊपर लॉस हो गया है कि जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट की थी वो आप उससे रिकवर नहीं कर पा रहे। अब ये जो रिकवरी की जो अमाउंट होती है, ये दो में से कोई एक वैल्यू होती है। या तो आप एसेट को, अगर आपने एसेट 10 लाख रुपए का लिया है तो आप एसेट को बेच के दोबारा और अपने 10 लाख रुपए या जितने भी आपको पैसे मिलेंगे वो रिकवर कर सकते हैं। रिकवरी की दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप एसेट को यूज कर करके उसे चीजें बना बना के और अपनी अमाउंट रिकवर करने की कोशिश करें। रिकवरी का पहला तरीका, एसेट को बेच ही दो, पैसे मिल जाएंगे जो लगाए हुए थे उसमें। रिकवरी का दूसरा तरीका कि जो आपने एसेट लिया था उस वो आपने चीजें बना के बेचने के लिए लिया था, तो वो चीजें बना के और आप देखें कि अगर बेची जा सकती हो और उससे फायदा उठाया जा सकता हो और पैसे रिकवर किए जा सकते हो, तो ये दूसरा तरीका होगा। इसको वैल्यू इन यूज कहते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया हुआ भी है। कैश जनरेटिंग यूनिट क्या है, जिस पे हमने बेसिकली आज बात करनी थी। कैश जनरेटिंग यूनिट इज दी, यार यहां तक कोई बात ऐसी तो नहीं है ना जो समझ में नहीं आई है? अनम्यूट कर दिया जी सबको? ये सर सबको क्लियर है? और आगे ठीक है जी। अच्छा, कैश जनरेटिंग यूनिट क्या है? इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट्स दैट जनरेट्स कैश इनफ्लोज that are largely independent of cash inflows from other assets or group of assets। यानी जब कोई मशीनरी एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा मशीनरी आपने लगाई हुई है एक ही फैक्ट्री के अंदर और वो चीजें जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, तो वो स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट्स कहलाएगी। स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट्स कहलाएगी। जब एक से ज्यादा मशीनें आपने एम्प्लॉय की हुई और वो कैश इनफ्लोज जनरेट कर रही हैं, मींस कि आपको कैश कमा कमा के दे रही हैं, तो वो जो स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ मशीनरीज जो है उसको हम कैश जनरेटिंग यूनिट कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है जी? यस सर। अच्छा, अब रिकवरेबल अमाउंट जो है वो उसमें जो है वो हमने बात पहले की हुई है
कि ये कैसे जो है वो कैलकुलेट की जाती है। ये उसमें थोड़े से बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट है और नो बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट है। ये ज़रा थोड़ी सी वैसे खास कोई टेक्निकल बातें नहीं हैं, ये हमने पहले भी इसके ऊपर जो है वो बात की भी होगी। इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट कैसे पता लगता है कि अब इस एसेट की इम्पेयरमेंट हमें चेक कर लेनी चाहिए। अगर कोई एसेट जो है वो फिजिकली डैमेज हो जाए तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि क्या अब ये एसेट जो है वो जो हम इससे प्रोडक्शन हासिल करना चाह रहे थे वो इससे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर नहीं हो रही तो फिर आप क्या करेंगे कि आप उसकी इम्पेयरमेंट चेक कर लेंगे। और अगर कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है, अब नॉर्मली हाई रिपेयर्स होना शुरू हो गई हैं, हर दूसरे दिन ही मशीनरी जो है वो उसको रिपेयर की जरूरत पड़ जाती है, कोई ना कोई चीज उसकी खराब हो जाती है, तो फिर हमें उसकी इम्पेयरमेंट टेस्ट करवा लेनी चाहिए। फिर जो है वो एक्सटर्नल इंडिकेटर्स में जो इम्पोर्टेंट चीजें, वो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यूरिंग द पीरियड। बहुत ही इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी आ गई और जो एसेट आपके पास था उस एसेट की वैल्यू जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली जो है वो कम हो गई है, तो फिर ठीक है। मसलन अब मिसाल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एप्लीकेबल तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो जो बहुत ज़मानों पहले वो जो बटन्स वाले मोबाइल हुआ करते थे उसकी जगह जो है वो टच मोबाइल आ गया। तो अब ऑब्वियसली कि उनकी वो जो बटन्स वाले मोबाइल हैं उसकी जो यूजिबिलिटी है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है और उसकी वैल्यू भी जो होगी वो भी अच्छी खासी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो अगर कुछ इस तरह का कोई हुआ है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से आपकी मशीन की वैल्यू जो है वो कम हो गई है, तो आपको इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। जो प्रोडक्ट आप बना रहे थे उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शंस वगैरह लग गई हैं और उसकी डिमांड में कमी आ गई है और अब आप उससे चीज इतनी बना ही नहीं पाएंगे जितनी आपने इनिशियली सोचा था कि अगर मैं इसको एसेट में इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे पैसे रिकवर हो जाएंगे, तो फिर भी इसका मतलब है कि अब आपको इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड, आपने तो 10 लाख रुपए लगाए थे और आपका इरादा यही था कि इससे 10 लाख रुपए की चीजें आप बना लेंगे, लेकिन अब क्योंकि वो 10 लाख रुपए की चीजें इससे बन ही नहीं सकती हैं क्योंकि पाबंदी लग गई है, तो इसका मतलब है कि हम इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए क्योंकि हमारी रिकवरेबल अमाउंट काफी हद तक कम हो चुकी है वगैरह। अच्छा, फिर इसके बाद जो चीज यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें अच्छा जी, सबको म्यूट कर दिया है जी फिलहाल तो। अच्छा, नेक्स्ट जो है कि वो इसको हम टेस्ट कैसे करें, व्हेन टू टेस्ट एसेट्स फॉर इम्पेयरमेंट। अगर तो एसेट्स की लाइफ जो है वो डिफाइनेबल है तो फिर हमें उस वक्त इसको जो कंडीशंस हमने पीछे हमने देखी हैं तो हमें फौरन तौर पे इम्पेयरमेंट जो है वो रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। इम्पेयरमेंट लॉस के तौर पे रिकॉर्ड की जाती है और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो एसेट की वैल्यू में से माइनस करके और एसेट की वैल्यू को डिक्रीज कर देता होता है। अच्छा, कैश जनरेटिंग यूनिट्स में होता यूं है कि जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि एसेट 1, एसेट 2, एसेट 3, एसेट 4, 4 एसेट्स हैं हमारे पास और ये उनकी तो जब कैश जनरेटिंग यूनिट की बात हो रही होगी तो हम इनकी एज अ होल वैल्यू हम इनकी कैलकुलेट करेंगे एज अ होल वैल्यू चारों की और इनकी कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू का आपस में कंपैरिजन करेंगे और फिर देखेंगे कि यानी रूल वही रहेगा कि इम्पेयरमेंट बेसिकली कैरिंग वैल्यू और जो हमारी रिकवरेबल अमाउंट होती है उसका डिफरेंस होता है। रूल वही रहेगा, लेकिन वो रूल हमने क्या कर लेना है, चारों एसेट्स की टोटल वैल्यू के ऊपर हमने उसको बेस करते हुए
अप्लाई करना है कि इनकी इनके ऊपर इम्पेयरमेंट हो गई है या इनके ऊपर इम्पेयरमेंट नहीं हुई है। मसलन ये अगर हम इस एसेट की बात करें तो एसेट 1 2,30,000 रुपए हमने इसमें लगाए हुए हैं, और जो मैक्सिमम वैल्यू जो इसमें से हमें मिल सकती है वो 2,35,000 है। तो एसेट 1 जो है वो हमारा इम्पेयर्ड नहीं है। एसेट 2 में हमने 74,000 पैसे लगाए हुए हैं और इसकी जो वैल्यू इन यूज है, बल्कि ये जो है वो हमें चूज करेंगे क्योंकि हमने हायर वैल्यू चूज करनी होती है। तो 96,000 इसकी रिकवरेबल अमाउंट है, जबकि एसेट में हमने 74,000 लगा रखे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी इम्पेयरमेंट नहीं हुई। फिर एसेट 3 बहरहाल इम्पेयर्ड है, और एसेट 3 इम्पेयर्ड कैसे है कि जो एसेट 3 में 18,600 इन्वेस्ट किए हुए हैं, जबकि जो हायर वैल्यू है वो 18,500 है। तो इसमें हमें 100 रुपए की हमें इम्पेयरमेंट चार्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि 18,500 हमारी रिकवरेबल अमाउंट है, जबकि 18,600 जो है वो उसकी कॉस्ट थी। तो इसका मतलब है कि हमें 100 रुपए का नुकसान हो चुका है। इसी तरह जो 43,000 इसकी वैल्यू थी और हाईएस्ट अमाउंट जो रिकवरेबल अमाउंट में से है वो ये 42,000 है। तो 1,000 रुपए का लॉस इसके ऊपर भी हमें हो चुका है। अब हम करेंगे क्या कि Dexon operates in a market which suffers from a downturn in the economy. In accordance with IAS 36, it is therefore undertaking impairment testing of a number of assets at the year end 30th September 2010. What impairment loss, if any, should Dexon record in the year ended 30th September 2008? तो टोटल लॉस जो उसको रिकॉर्ड करना चाहिए वो 1,000 रुपए का लॉस है, जो कि एसेट 4 के ऊपर है इसको हो रहा, और 100 रुपीज का लॉस है जो कि इसको एसेट 3 पे हो रहा है। तो टोटल जो इम्पेयरमेंट लॉस इसको इसका आंसर जो है वो 1100 इम्पेयरमेंट लॉस है, जो कि आपकी कंपनी जो है वो रिकॉर्ड करेगी, जो कि उसको 4 एसेट्स के ऊपर हो रहा है। क्लियर है? और ये 1100 का लॉस जो है ये इन तमाम उस पे, क्योंकि ये कैश जनरेटिंग यूनिट है, तो कैश जनरेटिंग यूनिट के ऊपर ये जो लॉस होगा ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर है जी? चार बज गए हैं, आपकी कोई क्लास वगैरह तो नहीं है आगे? है सर IBF की किसकी? IBF IBF। चलें, और IBF में कैपिटल बजटिंग पढ़ रही है कि नहीं पढ़ी अभी तक? नहीं सर, अभी तक नहीं पढ़ी सर। अच्छा, चलें, आज के लिए फिर ये काफी है। कैश जनरेटिंग यूनिट, बस आपको बताना था कि कैश जनरेटिंग यूनिट होता क्या है। हमारी डिस्कशन ज्यादा डेफर्ड टैक्स की तरफ चली गई, जिसकी वजह से मेन फोकस हम इसके ऊपर नहीं कर पाए। लेकिन बहरहाल जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की मैं वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और उसमें अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ तो फिर उसके लिए सेशन हम कुछ और रखेंगे। सर ये स्लाइड्स भेज दें। मैं अभी भेज देता हूँ। ठीक है जी, जो जाना चाहता है वो जा सकता है। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
ये जो बाकी लोग रह गए इनकी क्लास नहीं है? सर है। अच्छा चलें, बहरहाल दो चीजें जो है वो, एक तो ये जो कैश जनरेटिंग यूनिट है, कैश जनरेटिंग यूनिट का हम इम्पेयरमेंट ओवरऑल तमाम जितनी भी उसके अंदर एसेट्स होंगे उन पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और क्योंकि मेरे पास 2 मिनट रहते थे, मैंने कहा कि मैं इन 2 मिनट को, क्योंकि रिकॉर्डिंग ही हो रही है वैसे भी, तो इम्पेयरमेंट लॉस जो गुडविल की है, गुडविल को हम अमोर्टाइज नहीं करते होते क्योंकि गुडविल की लाइफ नहीं होती है। गुडविल डैमेज हो सकती है, तो गुडविल कम हो सकती है, बढ़ सकती है, खत्म जो है वो नहीं हो सकती। जैसे सैमसंग का था कि नोट 7 के केस में गुडविल उनकी डैमेज जरूर हुई, इम्पेयरमेंट जरूर उसके ऊपर चार्ज हुई होगी, लेकिन ऑब्वियसली लोगों ने ये नहीं कर दिया होगा कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि आज के बाद सारी जिंदगी कभी भी सैमसंग का नाम भी नहीं सुनेंगे। तो गुडविल जो है वो उसके ऊपर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जरूर की जा सकती है, इम्पेयरमेंट चार्ज जरूर की जा सकती है, लेकिन उसकी अमोर्टाइजेशन जो है वो नहीं होगी। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमारी आज की डिस्कशन में जो है वो क्लास के सामने सच नहीं हो सकती, लेकिन रिकॉर्डिंग में जो है वो मैं कर रहा हूँ कि एक दफा अगर आपने इम्पेयरमेंट चार्ज कर दी और कुछ अरसे बाद आपने एसेट को फिर टेस्ट किया और एसेट की रीवैल्यूएशन हो गई और एसेट की अमाउंट बढ़ गई, तो जितनी अमाउंट बढ़ी है, सपोज अगर 100 रुपीज से जो रिवैल्यूएशन सरप्लस जो आपके पास आया है, सपोज के वो 100 रुपीज आया है अभी, तो इसमें से पहले लेस करेंगे जो प्रीवियस इम्पेयरमेंट लॉस जो आप चार्ज कर चुके थे। प्रीवियस इम्पेयरमेंट जो है वो आप पहले माइनस करेंगे। सपोज वो 20 थी, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट जो कि अब बैलेंस शीट में अपीयर होगी कैपिटल रिजर्व के तौर पे, वो 80 रुपीज की होगी। तो अगर कोई आसान अल्फाज में, अगर आपने एसेट के ऊपर पहले लॉस रिकॉर्ड किया हुआ था और अब एसेट के ऊपर कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट में से वो लॉस जो कि आपने पहले रिकॉर्ड कर दिया था वो माइनस करेंगे और प्रॉफिट की अमाउंट नेट अमाउंट होगी जो कि पुराने वाले इम्पेयरमेंट लॉस से माइनस हो के आ रही।